हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इकोलॉजी का कंसेप्ट देखा था कि इकोलॉजी क्या होती है, टर्म किसने दी है। फिर उसके बाद हमने इकोसिस्टम पे आए थे। इकोसिस्टम में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कवर किया था, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें कि कैसे एक स्टेप वाइज एक बायोस्फीयर तक पहुंचते हैं हम। पहले हमने एक इंडिविजुअल, देन उसमें पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसी का आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको इस लेक्चर को भी कंटिन्यू कर पाओगे। अब हम इस लेक्चर में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो रिलेट हैं किसके साथ, इकोसिस्टम के साथ। अब जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन ये होता है कि दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया, मतलब एक आप बोल सकते हो कि जैसे देखो, इट्स अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। अब आप इस देखो, पिक्चर को देखोगे, ये एक वाटर है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब है इनमें पानी भी है और लैंड भी है। इतना ज़्यादा पानी, इस पानी से यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट में पानी कम है, और जितनी लैंड इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के बाद आनी है उससे यहाँ पे लैंड कम है। मतलब ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये इकोटोन हो गए। ये दो इकोसिस्टम के बीच का एक क्या आ गया, एरिया आ गया, उसको कहते हैं हम इकोटोन। समझ आया कि इकोटोन क्या होता है? दो इकोसिस्टम के जो जंक्शन में जो चीज़ पाई जाती है उसको हम इकोटोन कहते हैं। मतलब ये एक वाटर बॉडी है और ये बीच में मैंग्रोव फॉरेस्ट आ गई, और इधर क्या आएगी, हमारी लैंड आ जाएगी। ठीक है, लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाएगा। ये इक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और बीच में जो पाई जा रहा है इकोसिस्टम, इसको हम कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। क्योंकि इसका जो कंडीशंस है उसमें या पानी भी उतना ज़्यादा नहीं है और लैंड भी उतनी ज़्यादा नहीं है। उतना पानी नहीं है कि जितना एक एक्वेटिक बॉडीज़ में होता है, उतनी लैंड नहीं है जितना एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होती है। समझ आ गया? इसको कहते हैं हम इकोटोन। अब देखते हैं लिखा क्या है हमने। इकोटोन इज अ जोन ऑफ द जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल द मैंग्रोव फॉरेस्ट। बोलते इकोटोन क्या है? ये एक जंक्शन होता है दो किसके बीच में, दो इकोसिस्टम के बीच में। जैसे ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, बीच में जो जोन पाया जाएगा इसको हम इकोटोन कहेंगे। They represent an ecotone between marine and terrestrial ecosystems. Some more example of the ecotone are grassland, estuary and river bank. अब आता है करेक्टरिस्टिक्स कि इकोटोन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। इट विल बी नैरो और क्वाइट वाइट. It has conditions intermediate to the adjacent ecosystem, hence ecotone is a zone of tension. कहते हैं कि इधर जो इकोटोन के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं दोनों इकोसिस्टम की। वो किस किस की, फॉरेस्ट की भी होगी और ग्रास लैंड की भी। क्या कर रहे होंगे, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट दोनों के इकोसिस्टम की कंडीशंस जो होंगी वो इंटरमीडिएट किसके पास होंगी, इकोटोन के पास होंगी। इट इज़ लीनियर as it shows a progressive increase in species composition of one incoming community and a simultaneous decrease in species of the other outgoing adjoining community. अब हम देखते हैं डायग्राम। मान लो यहाँ पे फिशीज़ थी, क्या थी, यहाँ पे फिशीज़ है। अब जब इधर आती जाएंगी, जब आप ये फिशी इस एरिया में आप मूव करते जाओगे, फिशेस की पॉपुलेशन कम होती जाएगी, क्योंकि इसके बाद कौन सी इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और जैसे जैसे आप इस वाटर बॉडी से या इक्वेटिक इकोसिस्टम से दूर जाओगे तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे आप किसी भी इकोसिस्टम से थोड़ा दूर जाओगे तो जो नेक्स्ट जो इकोसिस्टम आएगा उसके ऑर्गेनिजम्स का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, और ये जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फिशीज़ थी इनका नंबर कम होता जाएगा। वही चीज़ लिखी है। इट इज़ अ लीनियर एज इट शोज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड अ साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ द अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी. A well-developed ecotone contains some organisms which are entirely
different from that of the adjoining community. Sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. अब देखो, मैं आपको फिर से इसी फोटो से दिखा देती हूँ. मान लो यहाँ पे फिशीज़ की पॉपुलेशन थी. यहाँ पे क्या थी? फिशीज़ थी. मान लो यहाँ पे 20 फिशीज़ थी, बट ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है. मान लो यहाँ जो वाटर है इधर 80 स्पीशीज़ है. किसकी? फिशीज़ की. होनी यहाँ चाहिए पर है यहाँ पे. तो इसको कहते हैं हम क्या? एज इफ़ेक्ट. क्या कहते हैं? एज इफ़ेक्ट. जब इकोटोन के अंदर स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा हो जाए, किसके? अपनी जहाँ की वो नेटिव कम्युनिटी के रहने से उस जगह से दूसरी जगह पे. Sometimes the number of species and the population density of some of the species is much greater in this zone than either community. This is called edge effect. इसको क्या कहा जाता है? edge effect. बहुत important है. The organisms which occur primarily or most abundantly in this zone are called edge species. बोलते हैं कि जो स्पीशीज़ इकोटोन में पाई जाएंगी उन स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? एज स्पीशीज़ कहा जाता है. नेक्स्ट जो टर्म रिलेट करती है या नेक्स्ट टर्म जो रिलेटेड है इकोसिस्टम से वो है निच एंड ऑर्गेनिज्म. निच क्या होता है? इन नेचर मैनी स्पीशीज़ ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. कहते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ जो है एक ही हैबिटेट में रहती है, बट उनका जो फंक्शन है, उनका जो काम है वो सारा क्या है? अलग है. हर स्पीशीज़ का अलग फंक्शन है. The functional characteristics of a species in its habitat is referred to as niche. एक स्पीशीज़ का अपना जो फंक्शनल करेक्टरिस्टिक है उस हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको हम कहेंगे निच. क्या कहेंगे? निच इन दैट कॉमन हैबिटेट. मान लो एक ऐसा हैबिटेट है, यहाँ डॉग भी सर्वाइव कर रहा है, कैट भी है, ह्यूमंस भी है. अब डॉग का अपना फंक्शन है, कैट का अपना फंक्शन है, ह्यूमंस का अपना फंक्शन है. तो ये जो इस पर रह रहे ये एक ही एरिया में, इनका हैबिटेट जो है वो एक ही है. हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, वेयर द ऑर्गेनिज्म लीव. ठीक है, कहते हैं कि हैबिटेट सेम है तो इनका फंक्शन जो करेक्टरिस्टिक है ना इन स्पीशीज़ की वो अलग अलग है. ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं बट एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं. तो इसको हम कहेंगे निच. क्या कहेंगे? निच कहेंगे. हैबिटेट ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ लाइक इट्स एड्रेस. हैबिटेट क्या होता है? एड्रेस हो गया, जैसे कहाँ पे ये रहते हैं. वेयर एज निच कैन बी थॉट ऑफ इट्स प्रोफेशन एज इट्स प्रोफेशन. अब थॉट क्या, सॉरी निच क्या हो गया? निच उसका प्रोफेशन हो गया कि वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है. द टर्म निच means the sum of all the activities and relationships of a species by which it uses the resources in its habitat for its survival and reproduction. कहते हैं अब निच का मतलब देखें क्या होता है. सारी एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप उस स्पीशीज़ का जिससे बाई विच इट यूजेज द रिसोर्स इन इट्स हैबिटेट. अब वो उस हैबिटेट में रह तो रहा है और स्पीशीज़ के साथ, उसका क्या काम है, उसका क्या रिलेशनशिप है और स्पीशीज़ के साथ, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. रिप्रोड्यूस करवाने के लिए भी उसको दूसरी स्पीशीज़ के कंटेक्ट में रहना पड़ता है या फिर उनको भी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है. अ निच इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम. कहते हैं कि जो निच है ये एक फंक्शनल, बहुत अलग सा फंक्शनल परफॉर्म करती है और ये वो प्लेस है जहाँ पे स्पीशीज़ जो है वो इकोसिस्टम में सर्वाइव करती है. नेक्स्ट, अ निच इज़ यूनिक फॉर अ स्पीशीज़ वाइल मैनी स्पीशीज़ शेयर द हैबिटेट. No two species in a habitat can have the same niche. कहते हैं कि कोई भी दो स्पीशीज़ अगर रह रही है, मान लो एक डॉग है और एक कैट है, क्या इन दोनों के फंक्शन सेम है? नहीं. डॉग अपनी तरफ से एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और कैट जो होगी वो अपनी तरह से करेगी. तो यही चीज़ है कि कोई भी दो स्पीशीज़ जो है हैबिटेट के अंदर वो सेम निच को फॉलो नहीं करती हैं. दिस इज़ बिकॉज इफ़ टू स्पीशीज़ ऑक्यूपाई द सेम निच दे विल कम्पीट विद वन अनदर अनटिल वन इज़ डिस्प्लेस्ड. बोलते हैं कि अगर दो स्पीशीज़ जो हैं एक सेम निच में सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो उनमें क्या आ जाएगा? कंपटीशन आ जाएगा. तो कंपटीशन आएगा तो एक स्पीशीज़ को वहाँ से क्या होना पड़ेगा? डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन होगा. तो वो दोनों चीज़ें एक जगह पे सर्वाइव कर नहीं पाएंगी तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है.
For example, a large number of different species of insect may be pests of the same plant but they can coexist as they feed on different parts of the same plant. ये इसकी एग्जाम्पल हो गई. टाइप्स ऑफ निच. निच कितने तरह का होता है? सबसे पहले हैबिटेट निच, कहाँ पे रह रहे हैं. फूड निच, मतलब वो क्या खा रहे हैं, किस स्पीशीज़ के साथ वो compete कर रहे हैं. रिप्रोडक्टिव निच, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. फिजिकल एंड केमिकल नीच, फिजिकल और केमिकल नीच की मतलब उनको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई जैसे टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी, एयर, ये सब चीज़ें कि उनको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है हमारा क्या, बायोम. क्या है? बायोम. बायोम क्या होता है? कहते हैं कि जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो डिविजिबल है अलग अलग रीजन्स में. किसके बेसिस पे? क्लाइमेट के बेसिस पे. अब देखो इस टाइम पे अगर आप फरवरी के मंथ में देखो तो नॉर्थ जोन में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बट अगर हम साउथ जोन की बात करें तो वहाँ बहुत गर्मी है. तो इसी तरह से बोलते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का उसको अलग अलग रीजन्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. किसके बेसिस पे? क्लाइमेट के बेसिस पे, वेजिटेशन के बेसिस पे, एनिमल लाइफ, जनरल सॉइल टाइप्स, इनके बेसिस पे टेरेस्ट्रियल पार्ट के जो बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट है उसको डिवाइड कर दिया गया है. नो टू बायोम्स आर अलाइक, कोई दो बायोम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते. द क्लाइमेट डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम and abundance of plants and animals found in each of them. The most important climatic factors are temperature and precipitation. कहते हैं कि अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड किया है हमने इन रीजन्स को, तो अगर देखें क्लाइमेटिक फैक्टर्स किन सबसे ज़्यादा किन क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पे किया है तो वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया रेन. ठीक है. टाइप्स ऑफ बायो, टुंड्रा, बोरेलियल और टेम्परेट. टुंड्रा हो गया ट्रीलेस लो वेजिटेशन विद शॉर्ट पेरिनियल्स वाटर फ्रोजन. बोरियल फॉरेस्ट वो हो गया ट्यागा जिसको कहते हैं जिसमें डेंस एवरग्रीन नीडल लीफ फॉरेस्ट होते हैं. जहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन फॉरेस्ट को हम बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट आ गया, ये भी डेंस फॉरेस्ट होते हैं विथ थिन ब्रॉड डेसीडियस लीव्स. और रेन फॉरेस्ट टिपिकली डोमिनेट बाय कॉनिफर्स. इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेट फॉरेस्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कॉनिफर्स. टॉल ट्रीज विद सिंगल बोल्स क्रिएटिंग डीप शेड. ये देखो ट्रॉपिकल देखो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड, मेडिटेरियन, डेजर्ट, टुंड्रा, माउंटेन. ये सब चीज़ें जो है ये हमारी बायोम्स में आती हैं. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो ये आप देख सकते हो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया. ट्रॉपिकल ग्रास लैंड जिसको सवाना भी कहा जाता है, इसमें ग्रासेस पाए जाएंगे, टाल ट्रीज बहुत कम होते हैं. टेम्परेट ग्रास लैंड हो गई, मेडिटेरियन हो गए, डेजर्ट हो गए, टुंड्रा और माउंटेन. ये सब चीज़ें जो है हमारी बायोम के, ये वो रीजन्स हैं जिनको क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट किया है. बट ये किया किसको है, टेरेस्ट्रियल लैंड को ही. नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेटिक जोन. एक्वेटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड बायोम्स. कहते हैं इक्वेटिक सिस्टम को बायोम्स नहीं कहते. हाँ, एक्वेटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड बायोम्स. एक्वेटिक सिस्टम को बायोम्स नहीं कहा जाता. हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स with regions of relatively distinct plant and animal life. The major differences between the aquatic zones are due to salinity, level of dissolved nutrients, water temperature, depth of sunlight penetration. कहते हैं कि एक्वेटिक जोन को जो डिवाइड किया है वो किसके बेसिस पे किया, कि वो पानी में कितना साल्ट कंसनट्रेशन है, कितने डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर का टेम्परेचर कितना है और कितनी सनलाइट जा रही है. टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. अब एक्वेटिक इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम एंड एस्चुरीज. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो होता है जिसको मतलब जो क्या है, जो कंडीशंस वैसी जो फ्रेश वाटर से इंक्लूड करती हैं, जैसे हमारे लेक्स आ गए, स्ट्रीम्स आ गए, स्प्रिंग्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, ये सब चीज़ें फ्रेश वाटर है. द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज़ क्लासिफाइड एज लोटिक और लैंटिक. बहुत इंपॉर्टेंट.
लोटिक और लैंटिक क्या होते हैं? लोटिक बेसिकली वो वाटर होता है जो मूव कर रहा है, जो मतलब बह रहा है। लैंटिक होता है जो एक पोजीशन पे रुका हुआ है, कांस्टेंट है, स्टैग्नेंट है, रुका हुआ पानी है। फ्लोटिंग वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स। अब जो चलने वाला पानी है, जो बह रहा है, जिसमें हमारे रिवर्स आ गए, क्रीक्स आ गए, स्ट्रीम्स आ गए, स्प्रिंग्स आ गए, ये सब चीज़ें, पानी चल रहा है, रुका हुआ पानी नहीं है। अब हम किसी पॉन्ड में जाते हैं तो पॉन्ड का पानी कहीं चलता हुआ नज़र तो नहीं आता ना, वो एक पॉन्ड में ही है, वेल है तो वेल के अंदर ही पानी है, वो कहीं बह तो नहीं रहा। तो ये हो गया लेंटिक की एग्जांपल। लेंटिक वाटर बॉडीज इंक्लूड पोल्स, ponds, some swamps, bogs and lakes. They vary considerably in physical, chemical and biological characteristics. Next ecosystem जो एक्वेटिक जोन का है तो वो है मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में है nearly 3/4 of the Earth's surface is covered by the ocean with an average depth of 3750 meter and with salinity 35 ppt. अराउंड अबाउट 90% ऑफ विच इज़ सोडियम क्लोराइड। मैरीन इकोसिस्टम वही सिर्फ वो जो थर्ड बोलते हैं कि नियरली जो 3/4 बात करें हम अर्थ सरफेस की, वो ओशन से कवर्ड है। और इसमें जो सैलिनिटी होती है और सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन देखी जाती है, उसी इकोसिस्टम को कहा जाए जहाँ पे कंसनट्रेशन इतने लेवल पे आएगी 90%, अगर उसमें सोडियम क्लोराइड है तो इट मीन्स वो मैरीन इकोसिस्टम आ गया। नेक्स्ट इज एस्चुरीज। एस्चुरीज कोस्टल बेस, रिवर माउथ एंड टाइडल मार्शेस फॉर्म द एस्चुरीज। कहते हैं कि कोस्टल बेस हो गए, रिवर माउथ हो गए, टाइडल मार्शेस हो गए, ये सब चीज़ें एस्चुरीज बनाती है। इन एस्चुरीज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मीट्स विद ओशन वाटर एंड द टू आर मिक्सड बाय द एक्शन ऑफ टाइड्स। जब लहरें आती हैं उस टाइम पे जो फ्रेश वाटर रिवर है वो ओशन वाटर के साथ क्या कर जाता है, मीट कर जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एस्चुरीज। क्या कहते हैं? एस्चुरीज। अब नेक्स्ट जो लेवल है हमारे इकोसिस्टम का वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। कहते हैं बायोस्फीयर ये वो पार्ट है हमारे अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। द बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। कहते हैं बायोस्फीयर जो है ये एक ऐसा जोन है जिसके पास एयर, वाटर और लैंड, जो हमारी तीनों चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, तीनों वाटर, एयर एंड लैंड, ये कहाँ पे आती हैं? हमारी सारी चीज़ें किस में कंप्राइज की गई है? बायोस्फीयर में। द बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाइएस्ट माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशन। सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन देयर डू नॉट सपोर्ट लाइफ। कहते हैं अगर बायोस्फीयर की बात करें, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाएं, एक एंड पॉइंट पे चले जाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, और बड़े बड़े पहाड़ों पे, हाईएस्ट माउंटेन्स पे जहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे बायोस्फीयर भी क्या है? अगर लाइफ सपोर्ट नहीं करती तो बायोस्फीयर क्यों एग्जिस्ट करेगा? बायोस्फीयर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो वही लिखा है बायोस्फीयर इज एब्सेंट। Occasionally, spores of fungi and bacteria don't occur at a great height beyond 8,000 मीटर। कहते हैं कि अगर हम ओकेजनली देखें, जो फंजाई और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो 8,000 मीटर से ऊपर वो अक्कर नहीं करते, वो नहीं पाए जाते, बट दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, हैंस रिप्रेजेंट ओनली डॉर्मेंट लाइफ। अगर वो वहाँ पे ग्रो कर भी जाएंगे या स्पोर्स वहाँ होंगे भी, तो वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होंगे, वो जस्ट अपने आप की एक डॉर्मेंट लाइफ को वहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर। कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोस्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड रेट पे एक पाए जा रहे हैं, वो स्पार्स भी हैं, वो कुछ बिखरे हुई चीज़ें भी हैं। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म लिव इन द पोलर रीजन्स वाइल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव एन एक्सट्रीमली रिच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं पोलर रीजन्स की बात करें तो उन रीजन्स पे कुछ ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें वहाँ पे बड़ी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है, किसकी? प्लांट्स की और एनिमल्स की। ये था हमारा बायोस्फीयर, और इसी के साथ हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ। हमने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल से, देन पॉपुलेशन कवर किया, कम्युनिटी कवर किया, इकोसिस्टम हमने सारा कवर किया। इकोसिस्टम तो हमारा बहुत लंबा टॉपिक हो गया, ये भी हमने कवर कर लिया क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स थी वो हमने देखी, जैसे इकोटोन हो गया, निच हो गए, ऑर्गेनिजम्स हैं,
टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें, बायोम को भी कवर कर लिया और बायोस्फीयर को भी। ये सारा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। आज के लेक्चर में हम इसको इतना ही रखते हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे अब इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टर्म्स, जैसे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे कि इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ें हैं ये हम सारी अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप लेक्चर को स्किप ना करें ताकि आपको भी समझ आ जाए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लेक्चर, अब जो सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं ये फर्स्ट लेक्चर के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये जो मैं डायग्राम में आपको बता रही हूँ, ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब आप जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा तो वो सोचेंगे पता नहीं क्यों डाल दी है, पर इसको डालने का भी, ये फ़ोटो लगाने का भी मेरा एक मतलब था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इसी पिक्चर से स्टार्ट किया था, और जो एंड कर रहे हैं आज इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को, तो यही बताकर एंड कर रहे हैं कि देखो हमने सारी कम्युनिटीज़ जो है, सारे लेवल्स जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। सो बने रहे ऐसे ही इन वीडियोज़ के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।